हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। बॉटनी में जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी एल्टीग्रेड जीआईसी जीडीसी डाइट या साथ साथ एनवीएस केवीएस साथ ही साथ डी ट्रिपल एसबी के बारे में एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। डी ट्रिपल एसबी का एग्ज़ाम डेट आ गया है। साथ ही साथ एनवीएस केवीएस का जो है वो आपको एग्ज़ाम सिटी भी निर्धारित हो गई है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उसको ज़रूर देखिए। अगर आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको पीडीएफ के फॉर्म में डी ट्रिपल एसबी का एग्ज़ाम डेट, सब्जेक्ट वाइज और साथ ही साथ एनवीएस केवीएस का जो एग्ज़ाम सिटी है उसकी लिंक दे दी गई है। आप लोग जाके देख लीजिए टेलीग्राम चैनल। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। आज बॉटनी में हम लोगों ने कल जो है जिम्नोस्पर्म ख़त्म कर लिया था। आज हम पेलियो बॉटनी पढ़ेंगे। पेलियो बॉटनी में टोटल जो है हमें लगता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, टोटल जो है 34 क्वेश्चन है। तो इसको जो है कंप्लीट आज हम लोग कवर करेंगे। बस आप पेशेंस के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ हमारे इसी चैनल पे जूलॉजी भी कराया जा रहा है, जिसमें आज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करा दिया। आई होप सो आप लोगों ने देखा होगा। इसी चैनल पे एलटी ग्रेड के लिए जीएसजीके भी कराया जा रहा है, आप उसे भी देखिए। ये जो बॉटनी और जूलॉजी की क्लास है ये आपका कोई भी टीजीटी पीजीटी लेवल का एग्जाम हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो जीएसजीके है वो आपका एलटी ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप वीडियो देखा करिए। हमारे इसी चैनल पर एनवीएस केवीएस की भी तैयारी अभिषेक सर द्वारा बहुत अच्छे से कराया जा रहा है जीएसजीके का, तो आप उसे भी देखिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप ये वीडियो देखिए और साथ साथ जीएसजीके के लिए वो वीडियो देखिए एनवीएस केवीएस के लिए, और जीएसजीके के लिए उसको तो देखिए ही देखिए। एनवीएस केवीएस के पेपर में टाइम नहीं बचा है। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे जाइए और उन सबको देख के जो है कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन पेलियो बॉटनी में कि इन व्हिच जियोलॉजिकल पीरियड डिड द फॉलोइंग प्लांट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस। किस भूवैज्ञानिक अवधि में पुष्पीय पादप अस्तित्व में आए? डेवोनियन, परमियन, क्रिटेशियस या फिर कॉर्बनीफोरस। यूपीपीसीएस जीडीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। सही जवाब ऑप्शन सी क्रिटेशियस। जीवाश्म परमाणु के अनुसार पुष्पीय पादपों का जो अस्तित्व है यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट हैं ये क्रिटेशियस काल में आए, जो मीसोजोइक युग का भाग है। पुष्पीय पादप यानी एंजियोस्पर्म शायद अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है। इसको ख़त्म करने के बाद हम एंजियोस्पर्म ही लेकर आएंगे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के बाद ये वाला मैंने डिस्कस कर दिया। अगला टॉपिक आपका एंजियोस्पर्म ही होगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारे टॉपिक जो हमारे पीजीटी लेवल तक के पूछे जाते हैं हम सबको कवर करेंगे। ठीक है, क्रिस्टेशियस काल में आया, जो मीसोजोइक युग का भाग है। पुष्पीय पादप यानी कि एंजियोस्पर्म सभी भूमि पौधों में विविध हैं, जो क्रिस्टेशियस अवधि यानी 145 से 66 मिलियन वर्ष पूर्व में अस्तित्व में आए थे। क्रिस्टेशियस काल में जैसे जैसे एंजियोस्पर्म विकसित हुए वैसे वैसे कीटों के कई आधुनिक समूह भी विकसित हुए, जिन्हें एंजियोस्पर्म के विकास को गति दी। अब कीट का एंजियोस्पर्म में क्या भाग है? तो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट हैं और फ्लावर में फर्टिलाइजेशन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह इनके जो गैमेटोफाइट्स वगैरह हैं उनको ले जाने के लिए विल्स वगैरह हैं, एंथ्रीडियम और जो इनका वो होता है उसको ले जाने के लिए कीटों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पुष्पीय पादप जो है क्रिस्टेशियस काल में अस्तित्व में आए थे। अगला क्वेश्चन, किस भूवैज्ञानिक कल्प में आवृत्त बीजियों का उद्भव एवं विविधता घटित हुई? सही जवाब ऑप्शन सी क्रिस्टेशियस काल में हम लोगों ने देखा था। जो एंजियोस्पर्म है ये इनकी जो है उद्भव एवं इनमें विविधता घटित हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंड्रावृत्त बीजी किस भूगर्भिक एरा में प्रभावित वनस्पति के रूप में उपस्थित थे? यानी कि जिम्नोस्पर्म की बात की जा रही है। जो जिम्नोस्पर्म है वो किस में प्रभावित थे? जिस तरह एंजियोस्पर्म हमने क्रिस्टेशियस काल में देखा, जिम्नोस्पर्म का पूछा जा रहा है कि वो मीसोजोइक युग में थे, सीनोजोइक में थे, पेलियोजोइक में थे या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन है मेसोजोइक युग। अंडावृत्त यानी कि जिम्नोस्पर्म पौधे मीसोजोइक युग में प्रभावी वनस्पति के रूप में उपस्थित हुए थे। मीसोजोइक युग लगभग 245 बिलियन वर्ष पूर्व से 65 बिलियन वर्ष पूर्व तक चला था, और इसके बाद 65 से लेकर इसके आगे जो था वो क्रिस्टेशियन युग चला था, जिसमें हमें जो है आवृत्त बीजी पौधे यानी कि एंजियोस्पर्म देखने को मिले थे। जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग थे और एंजियोस्पर्म जो थे ये फ्लावरिंग प्लांट थे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के जीवाश्म में बाह्य एवं आंतरिक दोनों संरचना परिरक्षित होते हैं? इन विच टाइप ऑफ फॉसिल्स बोथ द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर आर प्रिवेंट? किसमें होते हैं? पेट्रिफिकेशन, स्यूडो फॉसिल्स, क्रैप्शन या फिर इनक्रेस्टेशन? सही जवाब ऑप्शन ए, पेट्रिफिकेशन। जब कोई जीव पेट्रिफिकेशन से गुजरता है तो उसकी मूल संरचना धीरे धीरे खनिजों में बदल जाती है जब तक यह पूरी तरह से पत्थर से बन ना हो। ठीक है, जब तक वो पूरी तरह से पत्थर से ना बन जाए तो उसकी जो संरचना होती है, अगर वो पत्थर से नहीं बना है तो उसकी संरचना क्या होती है? खनिजों में बदल जाती है। और यह किस प्रोसेस के द्वारा होता है? तो पेट्रिफिकेशन के द्वारा होता है। ठीक है, कई जीवाश्म पेट्रिफिकेशन का परिणाम है। पेट्रिफिकेशन जीवाश्म तब बनते हैं जब खनिज किसी जीव की संरचना को प्रतिस्थापित करते हैं। यह प्रक्रिया, जिसे परमिनलाइजेशन कहा जाता है, तब होती है जब भूजल समाधान दबे हुए पौधे या जानवरों के अवशेषों को संतृप्त करते हैं। जैसे जैसे पानी का वाष्पीकरण होता है, खनिज शेष रह जाता है, अतः बचे हुए स्थानों को भर देता है क्योंकि जीव धीरे धीरे सड़ जाते हैं। इस प्रकार के जीवाश्म से बाह्य एवं आंतरिक दोनों संरचना परिरक्षित होती है। अगर पूछा जाए पेट्रिफिकेशन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो पेट्रिफिकेशन की यह प्रक्रिया परमिनलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एम्बर जीवाश्म रूप हैं। एम्बर इज अ फॉसिल फॉर्म किसके रूप हैं? पेट्रिफाइड प्लांट ऑर्गन, लीफ कोल, रेजिन स्राव से ठोस रूप यानी हार्डन रेजिन सिक्रीशन, या फिर स्यूडो फॉसिल का? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्डेस्ट रेजिनस सिक्रेशन। रेजिन स्राव के ठोस रूप का जीवाश्म एम्बर है। यह जीवाश्म वृक्षराल है जिसे इसके रंग और प्राकृतिक सुंदरता के लिए महत्व दिया जाता है। एम्बर का प्रयोग कई प्रकार की सजावटी वस्तुएं तथा गहने जैसे मोती, माला, सिगरेट होल्डर जिसमें सिगरेट को रखा जाता है, पाइप, माउथ वाश बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह लोक चिकित्सा में एक उपचार एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एम्बर के 5 वर्ग हैं जिन्हें उनके रासायनिक घटनों के आधार पर परिभाषित किया जाता है। एम्बर नरम चिपचिपा वृक्षराल के रूप में मिलता है। एम्बर ज़्यादातर शंकुधारी पेड़ों का द्वारा स्रावित होता है, जैसे पाइनस वगैरह। पाइनस किस में आता है? क्या पाइनस एंजियोस्पर्म है कि जिम्नोस्पर्म है? मैंने पाइनस के बारे में आपको बहुत पढ़ाया है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आप बताइए पाइनस एंजियोस्पर्म है कि जिम्नोस्पर्म है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जब आप पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म विकसित हुए। एंजियोस्पर्म किस काल में विकसित हुए? तो एंजियोस्पर्म सीनोजोइक महाकल्प में विकसित हुए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो 66 मिलियन वर्ष पूर्व से वर्तमान तक एंजियोस्पर्म ही चल रहा है। क्योंकि इस समय आप जितने भी प्लांट देखते होंगे फ्लावरिंग प्लांट हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी होते हैं, लेकिन अभी तक जो कल्प चल रहा है वो वर्तमान के अंतराल में फैला हुआ है। यह वह समय अवधि थी जिसके दौरान महाद्वीपों ने अपने आधुनिक विन्यास और भौगोलिक स्थिति ग्रहण की और जिसके दौरान पृथ्वी की वनस्पतियां और जीवों का विकास हुआ, उनके वर्तमान स्वरूप का विकास हुआ। इस युग को स्तनधारी और आवृत्तबीजियों का युग कहा गया। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मैमल्स का महाकल्प कौन सा है, मैमल्स एरा कौन सा है, तो इसी सीनोजोइक एरा को ही मैमल्स का एरा और आवृत्तबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म का एरा दोनों ही कहा गया। यहाँ पे देखिए एरा को बहुत अच्छे से चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिएगा और इस चार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, जैसे कि गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स किसे कहते हैं, जैसे कि राइज ऑफ डायनासोर्स का हुआ था गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स में, इसे जुरासिक युग कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप इसको जो है याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल द्वारा निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन कौन सा है? विच वन इज मोस्ट प्रिमिटिव एमंग द फॉलोइंग इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल? कौन सा है? लाइकोपोडियम, सिलिजिनेला, इक्विसिटम या फिर साइटोलम? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, साइटोलम। साइटोलम लगभग 400 मिलियन से अधिक वर्षों से पृथ्वी पर विद्यमान है, जिस कारण इसे प्राचीन पौधा माना जाता है। इसे 400 मिलियन वर्ष पूर्व डेवोनियन काल के आदिम समोहिनी पौधे की एक प्राचीन रेखा यानी एंशिएंट लाइन से समानता के कारण एक जीवित जीवाश्म कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए साइटोलम क्या है, तो यह एक जीवित जीवाश्म है। साइटोलम फर्न जैसे समोहिनी पौधे का एक जीनस है। साइटोलम प्रजाति का विस्क फर्न
यानी कि विस्क फर्न डायनासोर्स के समय का एक जीवित जीवाश्म है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जिस समय डायनासोर हुआ करते थे उस समय का जीवित जीवाश्म है ये साइटोलम। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल द्वारा किसे जो है सबसे प्राचीन माना जाता है, तो साइटोलम को। जैसा कि आप सभी को पता है डायनासोर कब के ख़त्म हो गए, लेकिन ये साइटोलम जीवित है, इसलिए ये प्राचीन भी है और जीवित जीवाश्म भी है। अगला क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट अ फॉसिल टाइप, कौन सा फॉसिल नहीं है यानी कि कौन सा जीवाश्म नहीं है? कोल बॉल, अंबर, कैम्पैक्सन या फिर बेसाल्ट। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बेसाल्ट। ये जीवित जीवाश्म नहीं है। बाकी तीनों कोल बॉल, अंबर और कैम्पैक्सन जो है ये जीवित मतलब जीवाश्म के रूप में आते हैं, जबकि बेसाल्ट जीवाश्म नहीं है। अगर बेसाल्ट जीवाश्म नहीं है तो क्या है, तो ये ज्वालामुखी चट्टानें हैं, और यदि जीवाश्म किसी ज्वालामुखी के उच्च तापमान के संपर्क में आते हैं तो पिघल जाते हैं, जबकि बेसाल्ट जो है ये एक मॉर्फिक एस्क्रूटिशिव रॉक है जो सभी आग्नेय चट्टानों में सबसे व्यापक है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के निर्माण और मूर्तियां बनाने में किया जाता है। ये ज्वालामुखी के संपर्क में पिघलता नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पहले जीवाश्म अवस्था में जाना जाता था लेकिन बाद में इसे जीवित अवस्था में भी खोजा गया, यानी कि वो कौन सा पौधा था जो विलुप्त हो गया था, बाद में इसकी कुछ प्रजातियां जो हैं वो देखने को मिली? आरोकेरिया, साइकस, मेटासिकोया या फिर अगैथस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेटासिकोया। मेटासिकोया पहले जीवित जीवाश्म अवस्था में जाना जाता था, लेकिन बाद में जीवित अवस्था में भी इसे खोजा गया। मेटासिकोया एक पर्णपाती जिम्नोस्पर्म है। ध्यान दीजिएगा, ये एंजियोस्पर्म नहीं है, ये क्या है, जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, मेटासिकोया को ही डॉन रेडवुड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक तेजी से बढ़ने वाला पर्णपाती पेड़ है। इसे अक्सर जीवित जीवाश्म के रूप में वर्णित किया जाता है। इसकी एकमात्र जीवित प्रजाति जो है मेटासिकोया गिलप्टोस्ट्रोबोइड्स चीन के हुबोई प्रांत में पाई जाती है। 1944 में इसकी पुनः खोज के बाद यह एक लोकप्रिय सजावटी वृक्ष बन गया। अब देखिए मेटासिकोया का कॉमन नेम क्या है, तो इसे डॉन रेडवुड के नाम से जाना जाता है। ये पृथ्वी पर बिल्कुल विलुप्त हो गया था, लेकिन बाद में इसकी एक प्रजाति जो है मेटासिकोया गिप्लोस्ट्रोबोइड्स जो है ये चीन का एक प्रांत है हुबोई। इसको आप लोगों ने नाम सुना होगा, चीन के सभी प्रांतों का। कोविड काल में बहुत ज़्यादा चीन के प्रांत फेमस हुए थे, तो वहाँ पे जो है इस पौधे का खोज किया गया था। तब से ये जो है जीवाश्म नहीं बल्कि जीवित जीवाश्म के रूप में कंसीडर किया जाने लगा। 1944 में इसकी पुनः खोज हुई थी। ठीक है, अब ये सजावटी वृक्ष के रूप में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जुरासिक काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह पृथ्वी पर प्रभावित था? बेनेटी टेलस, कोनीफेरेलस, नेटल्स या फिर रेनेल्स। सही जवाब ऑप्शन ए बेनेटी टेलस। बेनेटी टेल्स जुरासिक काल के दौरान ये जो है पृथ्वी पर वनस्पतियों में सबसे ज़्यादा प्रभावी था। यह बीज पौधा का विलुप्त क्रम है जो पहली बार पर्शियन काल में प्रकट हुआ। पर प्रमियन कहीं कहीं होता है, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है ना पर्शियन होता है। ठीक है, प्रेमियन कॉल में प्रकट हुआ। इसे साइकेडियोइड्स के रूप में जाना जाता है। यह पहली बार परमियन पीरियड में प्रकट हुआ था और क्रेस्टेशियस कॉल यानी क्रेस्टेशियस पीरियड के अंत में अधिकांश क्षेत्रों से विलुप्त हो गया। जुरासिक और अर्ली क्रेस्टेशियस के दोनों दौरान बेनेटी टेल्स व्यापक और प्रचुर मात्रा में थे। यह एक अंडावृत्ति पौधा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन का पहला प्रमाण लगभग मिलता है। पृथ्वी पर जीवन का पहला प्रमाण कब मिलता है? तो पृथ्वी पर 3.5 बिलियन ईयर्स पहले जीवन का पहला प्रमाण मिलता है। शुरुआती जीवन के रूप में सर्वज्ञात है कि वो सूक्ष्म जीव थे। अगर पूछा जाए सबसे पहला जिस जीव को खोजा गया वो क्या था, तो सबसे पहले क्वेसरवेट नामक एक कोशिका थी। क्वेसरवेट नामक एक कोशिका थी जिसको जो है पहले जीवित मतलब लिविंग के रूप में खोजा गया था। ये एक सूक्ष्म जीव था जो तालाब यानी कि पॉन्ड में मिला था। इसकी जिन्होंने पुरानी चट्टानों में अपनी उपस्थिति के संकेत छोड़े थे और पुरानी चट्टानों में भी मिला था। संकेतों में एक प्रकार का कार्बन अणु है जो जीवित जीवों को द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, और उसके बाद इसका क्या नाम था सूक्ष्म जीव का, तो क्वेसरवेट नामक कोशिका थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लाइफ ओरिजिनेट इन द एरा, जीवन की उत्पत्ति का महाकल्प कौन सा है? तो जीवन की जो उत्पत्ति है वो प्री कैम्बियम काल से मानी जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
अगला है प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों की आयु क्या है। विच इज़ द एज ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स। जो प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव हैं वो मतलब इनकी उत्पत्ति कब से हुई। तो जब लाइफ की उत्पत्ति प्रीकैम्बियम काल से हुई तो लाइफ में सबसे पहले प्रोकैरियोटिक जीव आए जो अल्प विकसित थे, यानी कि जिसमें न्यूक्लियस, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियॉन्स मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस जो थे वो अल्प विकसित थे, प्रिमिटिव टाइप के थे। तो इसी को प्रीकैम्बियम युग के नाम से जाना गया। वर्तमान फेनेरोजोइक युग से पहले स्थापित पृथ्वी के इतिहास का सबसे प्रारंभिक भाग था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द रिमेन्स ऑफ आर्कीजोइक एरा कंटेन एविडेंस। आग जीवा यानी आर्कीजोइक एरा में पाया जाने वाले अवशेष प्रमाण दर्शाते हैं किसके। मतलब आर्कीजोइक युग में कोई भी जीव नहीं था, या फिर बैक्टीरिया और एल्गी प्रेजेंट थे, आर्कीजोइक में ब्रायोफाइटा प्रेजेंट थे, या फिर टेरिडोफाइटा प्रेजेंट थे। इसका जो सही जवाब हो जाएगा आर्कीजोइक युग में बैक्टीरिया और एल्गी जो थे, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये प्रेजेंट थे। ठीक है, आर्कीजोइक कल्प में पाए जाने वाले अवशेष जो हैं उससे प्रमाण मिलता है कि जीवाणु और शैवाल जो हैं इस युग में प्रेजेंट थे। आर्कीजोइक युग 3.8 मिलियन से 2.5 बिलियन वर्ष तक फैला रहा। इससे प्रारंभिक एक कोशिकीय जीव का युग भी कहा जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है बैक्टीरिया और एल्गी जो हैं ये एक कोशिकीय जीव थे। बैक्टीरिया और एल्गी पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इसी चैनल पे करवाया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उसको भी ज़रूर देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहला बीज पौधा किसके दौरान दिखाई दिया। पहला, द फर्स्ट सीड प्लांट अपीयर्स ड्यूरिंग सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस या फिर क्रेस्टिशियस। देखिए कितनी बार एग्जाम में आया, 96, 98, 2006, कितनी बार पूछा गया। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा पहला सीड प्लांट जो है वो डेवोनियन काल में देखने को मिला था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। डेवोनियन युग के मध्य तक पौधों के कई समूहों ने पत्तियों और वास्तविक जड़ों को विकसित किया और इस युग के अंत तक पहले बीज वाले पौधे दिखाई दिए। एक सीड फर्न जैसे एल्केंसिया पॉलीमार्फो कहा जाता है, ये आज तक ज्ञात सबसे प्रारंभिक बीज पौधा माना जाता है। बीज पौधों ने विशेष संरचनाओं के बिना अपनी शाखाओं के साथ अपने बीज जो है वो वितरित किए हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल था। तो पृथ्वी का प्रारंभिक जो वायुमंडल था वो रिडक्शन था, यानी कि अपचायक था। पृथ्वी का आदिम प्रारंभिक, जिसे आदिम कहा जाता है, इसी को प्रिमिटिव कहा जाता है, वातावरण बिना ऑक्सीजन वाला था। बिना ऑक्सीजन वाले वातावरण को रिडक्शन कहा जाता है। ठीक है, और इसी को रिडक्शनिंग कहा गया। यह पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल जो था अपचायक था, लेकिन जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से भरपूर था क्या नहीं इसमें, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं था। बाद में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन मिलकर अमीनो अम्ल का निर्माण हुआ। ठीक है, देखिए जल वाष्प था यानी कि H2O था, कार्बन मोनोऑक्साइड था यानी कि CO3 था, कार्बन डाइऑक्साइड था यानी CO2 था, और इसके अलावा क्या था, नाइट्रोजन था, N था, हाइड्रोजन था। इन्हीं सब से टूट के ऑक्सीजन का भी निर्माण हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको पूरा डायग्राम जो है वो दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन, पहले ये था, पहले क्या क्या था दिखाया है, उसके बाद क्या क्या बना ये भी दिखाया गया, किस तरह से ऑक्सीजन बना। यहाँ पे देखिए बाद में ऑक्सीजन प्रेजेंट था, पहले जो है ऑक्सीजन नहीं था। अगला क्वेश्चन, फूलों के शाकीय पौधे का इस दौरान पृथ्वी पर प्रभाव रहा, यानी फ्लावरिंग हर्बीवोरस प्लांट डोमिनेट द अर्थ ड्यूरिंग होलोशीन, प्लियोशीन, मियोशीन या फिर इयोशीन। किस दौरान जो है हर्बीवोरस प्लांट देखने को मिले थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्लियोशीन। ये पीडीएफ ना अच्छे से एडिट नहीं हो पाया इसलिए आपको इस तरह दिख रहा है, बाकी सारे पीडीएफ आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाए गए हैं। ठीक है, प्लियोसीन युग का प्रारंभ लगभग 51 लाख वर्ष पूर्व तथा इसकी अवधि लगभग 31 लाख वर्ष पूर्व थी। इस समय जलवायु अधिक ठंडी थी, ठंड के कारण घने जंगल नष्ट होने लगे। काष्ठीय पादपों के स्थान पर कोमल शाकीय यानी हर्बीवोरस, पुष्पित तथा एक बीजपत्रीय पादपों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो हर्बीवोरस प्लांट जो है किस समय आए थे, प्लियोशीन युग में आए थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू हुआ। रिप्लेसमेंट थ्योरी, इन या फिर इनफिल्ट्रेशन थ्योरी।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ। जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया में रिप्लेसमेंट थ्योरी और इनफिल्ट्रेशन थ्योरी दोनों ही जो हैं वो शामिल हुए थे। जीवों या अनेक अंगों का जीवाश्म के रूप में संरक्षण की प्रक्रिया जीवाश्म निर्माण यानी फॉसिलराइजेशन कहलाता है। इसमें दोनों सिद्धांत रिप्लेसमेंट सिद्धांत और इनफिल्ट्रेशन सिद्धांत दोनों ही सहायक हैं। रिप्लेसमेंट सिद्धांत के अनुसार मृदा विलयन में खनिजों के अणुओं द्वारा पौधों के मूल पदार्थों के अणुओं के स्थान पर एक एक करके जीवाश्मीकरण होता है। और इनफिल्ट्रेशन सिद्धांत के अनुसार कोशिका वृत्ति के माध्यम से खनिजों के इनफिल्ट्रेशन और प्रेसिपिटेशन के परिणाम स्वरूप जीवाश्मीकरण होता है। ठीक है, यानी कि फॉसिलराइजेशन होता है। तो दोनों ही इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म वनस्पति का अध्ययन करने के लिए भारत का सबसे अच्छा स्थल कौन सा है? तो सबसे पुराना जो है भारत में पहाड़ वो अरावली है, और ये सबसे पुराना है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो है जीवाश्म वनस्पति का अध्ययन यहाँ पे बहुत अच्छे से जीवाश्म पुराने जीव जंतु पुराने जो मतलब प्लांट हैं वो मिल जाएंगे, क्योंकि ये सबसे पुराना पर्वत है। तो ये ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अरावली पे इस समय बहुत ज़्यादा विवाद छिड़ा हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि अरावली को काटने के लिए किस तरह से इस पर विवाद हाई कोर्ट के फैसले से छिड़ गया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा करंट से रिलेट करके ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पुरानी पर्वतमाला भारत की कौन सी है? तो अरावली है। इसी पे रायसेन की पहाड़ियों पे हमारा जो प्रेसिडेंट हाउस है वो बना हुआ है। ठीक है, अरावली के बारे में अगर आपको कुछ भी पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में पुरातन संवहनीय पौधे पाए जाते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स द अर्लीस्ट वैस्कुलर प्लांट हैव बीन डिस्कवर्ड? देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना धीरे क्यों बोल रही हूँ, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए जो है मैं इतना धीरे से बोल रही हूँ। ठीक है, इतना आराम से। और आपका एग्ज़ाम पास में है, इसलिए मैं मतलब क्लास मिस भी नहीं करना चाहती, इसलिए जो है मैं आराम आराम से पढ़ा रही हूँ। अगर ज़्यादा तेज़ पढ़ा दूँगी तो खांसी आने लगेगी ज़्यादा तेज़ बोलने पे, और फिर नेक्स्ट वीडियो नहीं बन पाएगा, जिससे क्योंकि मेरा गला दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप सो आप लोग समझ रहे होंगे और एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, हमने पढ़ा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स द अर्लीस्ट वैस्कुलर प्लांट हैव बीन डिस्कवर्ड? अर्ली कैम्ब्रियम, अर्ली डेवोनियन, मध्य क्रेस्टेशियस या फिर सिलूरियन? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलूरियन। पुरातन समोनीय पौधे जो हैं वो सिलूरियन एज में देखने को मिले थे। पीजीटी बॉटनी 2003 और यूपी पीसीएस प्री 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिलूरियन काल के चट्टानों में पुरातन समोनीय पौधे यानी अर्लियर वैस्कुलर प्लांट की खोज हुई। इस काल में जीवों का समुद्र से स्थल पर पदार्पण हुआ, यानी जो जीव हैं वो समुद्र से स्थल पर आने लगे। रीढ़ वाले जीव यानी जिसमें बैकबोन पाए गए वो जीव मिले, इसी कारण इसे रीढ़ वाले जीवों का काल यानी कि एज ऑफ वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। वर्टिब्रेट्स, नॉन वर्टिब्रेट्स सारे जो हैं जैसे कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, सब पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसी चैनल पे एनिमल किंगडम के नाम से कराया हुआ है। अगर आपने उनको नहीं देखा तो प्लीज़ उन वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि वो भी इतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि ये। वो आपको बायोलॉजी यानी कि जूलॉजी की क्लासेस में वो मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए सिलूरियन काल में कौन आता है? तो सिलूरियन काल में एज ऑफ वर्टिब्रेट्स यानी वर्टिब्रेट्स को रखा गया है, जिसमें मछली और मेढक भी आते हैं। वर्टिब्रेट्स में हम मैमल्स भी आते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स को 5 भागों में बांटा गया, जिसमें स्पीसीज जिसे पीसीज कहा गया, पीसीज यानी कि फिशेस, एवीज यानी कि बर्ड्स, और रेप्टाइल्स यानी कि जो रेंगने वाले जीव हैं, एम्फीबियंस जैसे मेढक, और मैमल्स। वर्टिब्रेट्स को 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, और इन्हीं के काल को सिलूरियस काल कहा गया। अगला क्वेश्चन, फॉसिलाइजेशन इज आल्सो नोन बाय द नेम। जीवाश्मीकरण का दूसरा नाम क्या है? जीवाश्मीकरण का जो दूसरा नाम है वो प्रिजर्वेशन है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जीवाश्मीकरण का दूसरा नाम प्रिजर्वेशन है। टिंडलाइजेशन के अंतर्गत जल में प्रकाश का प्रवेश होता है, जिसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन डी में। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जब कोई जल, जैसे कोई बीकर है, इसमें जल भरा हुआ है और इसमें जब आप टार्च वगैरह जलाते हैं तो ये पूरे पानी में फैल जाता है, इसी को टिंडल इफेक्ट के नाम से कहा जाता है। ठीक है, और एक्लोमेटाइजेशन जो पहले पे दिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ एक जीव तापमान, ऊंचाई
आर्द्रता, पीएच, प्रकाश, लवणता, दाब और कुछ रसायनों की उपस्थिति के संबंध में अपने पर्यावरण के परिवर्तन को एडजस्ट करता है। ठीक है, यह एक अनुकूलन की प्रक्रिया यानी एडॉप्टेशन की प्रक्रिया है, एक्लोमेटाइजेशन। और बात करें पास्चुराइजेशन की, तो इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। यह हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया है। इसमें जैसे आपने दूध को देखा होगा, दूध जो पैकेट में आता है ये ख़राब नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह पास्चुराइजेशन प्रक्रिया से गुजरता है। पास्चुराइजेशन प्रक्रिया क्या है? किसी चीज़ को बहुत उच्च तापमान पे गर्म करके उसके सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर लिया जाता है और अचानक से इसको ठंडा कर दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को पास्चुराइजेशन प्रक्रिया कहते हैं। बाकी इसका सही जवाब जीवाश्मीकरण का दूसरा नाम प्रिजर्वेशन है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉसिल्स आर फाउंड इन, जीवाश्म पाए जाते हैं आग्नेय सेल में, क्वार्टर्स में, मिट्टी में या औषधि सेल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जीवाश्म जो है वे सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। जीवाश्म औषधि सेलों में पाए जाते हैं। औषधि सेलों का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवक्षेपों से होता है जिसमें जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं। सेलों के टूटने फूटने और एक स्थान पर जमा होने की प्रक्रिया से औषधि सेलों का निर्माण होता है। अधिकांश आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के विपरीत तलछटी चट्टानें, जिसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, ऐसे तापमान और दबाव पर बनती हैं जो जीवाश्म अवशेषों को नष्ट नहीं करती हैं। जीवाश्मीकरण की सबसे आम विधि परमिनलाइजेशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से पेट्रिफिकेशन है। अगला क्वेश्चन, पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन किसके प्रकार हैं? तो पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन फॉसिल्स के प्रकार हैं, जीवाश्म के प्रकार हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कंप्रेशन और इम्प्रेशन सबसे आम कीट जीवाश्म है। कार्बनिक पदार्थ वाले कीटों को कंप्रेशन कहा जाता है, जबकि बिना कार्बनिक वाले यानी अकार्बनिक पदार्थ वाले कीटों को इम्प्रेशन कहा जाता है। पेट्रिफिकेशन तब होता है जब कार्बनिक पदार्थ पूरी तरह से खनिजों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और जीवाश्म पत्थर में बदल जाता है, उसको क्या कहा जाता है? पेट्रिफिकेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन ये फॉसिल्स से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दीज इन अ वर्ल्ड फेमस पेलियोबॉटनिस्ट, कौन सा विश्व प्रसिद्ध पुरा वनस्पति शास्त्री हैं? प्रोफेसर एस.आर. कश्यप, डॉक्टर जे.सी. बोस, प्रोफेसर बीरबल साहनी, प्रोफेसर के.सी. मेहता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोफेसर बीरबल साहनी। ये जो है विश्व प्रसिद्ध पेलियोबॉटनिस्ट हैं। अगर आपसे पूछा जाए बीरबल साहनी कहाँ पे, मतलब इनके नाम पे एक संस्था है, बीरबल साहनी संस्था कहाँ पे है? तो यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रोफेसर बीरबल साहनी विश्व प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञान शास्त्री हैं। इन्होंने लखनऊ में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी की स्थापना की। यही आपसे पूछा जाता है कहाँ पे है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, तो यह लखनऊ में है। और कब स्थापित हुआ? 1946 में स्थापित हुआ। इनकी मृत्यु 1949 में हुई। इनका प्रमुख योगदान भारत के जीवाश्म पौधों के अध्ययन और पौधों के विकास में था। साहनी ने नेफ्रा लैप्सिस, नीफोबोलस, टेक्सस साइलोटम, मैरीसेटिस और एक्मोपाइल सहित जीवित पौधों की प्रजातियों पर विकासवादी प्रवृत्तियों को भौगोलिक वितरण की जांच की थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए वही क्वेश्चन टीजीटी और एलटी ग्रेड दोनों में पूछा गया कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेलियोबॉटनी शोध संस्था कहाँ पे है? तो पेलियोबॉटनी शोध संस्था वही प्रोफेसर बीरबल साहनी पेलियोबॉटनी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरा वनस्पति के जनक कौन है? बीरबल साहनी, पी महेश्वरी, के.सी. मेहता या एस.आर. कश्यप। तो सही जवाब कि इंडियन पेलियोबॉटनिस्ट जो हैं वो ऑप्शन ए बीरबल साहनी है। ठीक है, पी महेश्वरी कौन है? तो ये एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित है। के.सी. मेहता प्लांट पैथोलॉजी और एस.आर. कश्यप ब्रायोलॉजी से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो विलुप्त पौधों को बताती है को कहा जाता है, यानी कि जिसमें पौधे विलुप्त हो गए उसके बारे में वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा बताती है? पहला दिया साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं, सेल का अध्ययन करते हैं। पैलियोबॉटनी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, यही जो है जो विलुप्त हो गए हैं उनके जीवाश्म के बारे में पैलियोबॉटनी में जो है हमें जानने को मिलता है। मॉर्फोलॉजी या आकृति विज्ञान है, यानी इसमें प्लांट की, ह्यूमन की मॉर्फोलॉजी, सेल्स की मॉर्फोलॉजी, टिश्यू की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। और इकोलॉजी के बारे में, इकोलॉजी में हम लोग पारिस्थितिकी यानी हमारे आसपास के जो
वातावरण है उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष का महत्तम पादपालय है, यानी कि द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया, सबसे बड़ा जो है हर्बेरियम कौन सा है भारत में? सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हावड़ा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम देहरादून, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम लखनऊ, या फिर बल्टर हर्बेरियम मुंबई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हावड़ा। हावड़ा में जो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है ये पूरे भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें न केवल भारत के बल्कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त किए गए हर्बेरियम का संग्रह है तथा इसके अलग अलग 12,000 नमूने हैं। यह न केवल भारत अपितु एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा हर्बेरियम है। अब देखिए, आपसे भारत का पूछ ले या फिर एशिया का पूछ ले तो सबसे बड़ा हर्बेरियम जो है वो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम ही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना एक साइंटिस्ट थे विलियम रॉक्सबर्ग, इन्होंने 1973 में किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के वनस्पति उद्यान कोलकाता के परिसर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। ये कहाँ पे है? सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हावड़ा, कोलकाता में। इसकी स्थापना 1973 में विलियम रॉक्सबर्ग के द्वारा किया गया था। ये ना केवल भारत का बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा हर्बेरियम है। हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम फाइल, अगर आप बायोलॉजी से हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब आपका बैकग्राउंड जो है साइंस बैकग्राउंड था, तो आप सभी ने 10th और 12th में हर्बेरियम फाइल बनाया रहा होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे की पत्तियां, जड़ें एकत्रित करके उनके बारे में लिखा होगा। तो उसी को हर्बेरियम, यहाँ पे जो हर्बेरियम संग्रहालय है, यहाँ पे अनेक प्रकार के जीवित और नॉन जीवित यानी जीवाश्म जितने भी पौधे हैं और जो जीवित हैं उनके पत्तियाँ, उनके लीव्स, उनके जड़ जो हैं, तने इकट्ठे करके उनके बारे में जानकारी एकत्रित की गई है। और यह कहाँ पे है? तो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हावड़ा, कोलकाता में स्थित है। स्थापना किसने की? विलियम रॉक्सबर्ग ने। कब की? 1973 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के 30 क्वेश्चन पेलियोबॉटनी के यहीं खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंजियोस्पर्म को पढ़ेंगे। इसी चैनल पे आपको जूलॉजी के और साथ ही साथ जीएस जीके के भी क्लासेस मिल रहे हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देखिए। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका सपोर्ट हमें मिलता रहा तो हम वीडियो को और लंबा करके एक वीडियो में सारे, मतलब एक क्लास में एक टॉपिक ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, 100-150 क्वेश्चन एक टॉपिक में होते हैं। इसमें 34 ही थे, लेकिन लगभग में 100 प्लस ही होते हैं, 100 प्लस ही होते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, शेयर के, सब्सक्राइब के माध्यम से हमें मोटिवेट करते रहेंगे, तो हम एक वीडियो में आपको एक टॉपिक जो है कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हमें आपसे मोटिवेशन की ज़रूरत है, और हमारे मोटिवेशन के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। बस क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में एक फीडबैक अपना ज़रूर डालना है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।